आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संपत्ति के अंतरण से संबंधित अगर देखें तो हम संपत्ति को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन 6 प्रकार से किसी संपत्ति को हम अंतरित कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका यह है कि हम किसी संपत्ति का क्या करते हैं, किसी दूसरे के पक्ष में बंधक रख करके संपत्ति को अंतरित करते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, संपत्ति के अंतरण। आज हम बंधक से संबंधित बातों को देखेंगे और देखेंगे कि संहिता में इसका प्रावधान कहाँ किया गया है और कितने प्रकार के बंधक होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। तो जब संहिता की धारा 58 को हम देखते हैं तो वहाँ पर बंधक के विषय में चर्चा की गई है। 58 के अनुसार अगर हम देखें तो बंधक के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, जिसमें एक मॉर्गेजर और दूसरा मॉर्गेजी होता है, अर्थात बंधककर्ता और बंधकदार। इसमें क्या होता है कि अगर हम उदाहरण से देखें या साधारण भाषा में अगर जानना चाहें कि बंधक क्या होता है, तो जब बंधककर्ता अर्थात मॉर्गेजर मॉर्गेजी से कोई धन उधार लेता है, बंधकदार से कुछ धन उधार लेता है और उस धन के प्रतिभूति के स्वरूप में, गारंटी के स्वरूप में अपने किसी अचल संपत्ति का कब्जा बंधकदार को देता है। कब्जा देने का क्या मतलब हुआ? कब्जा देने का मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से यह है कि जब बंधककर्ता बंधकदार द्वारा दिए गए धन की अदायगी कर देगा तो उसकी जो संपत्ति उसने जो बंधकदार को जो दिया हुआ है कब्जा, वह उसे पुनः अभिप्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बंधक संपत्ति होती है वह एक गारंटी होती है। किसके लिए? बंधक धन के लिए। अब अगर हम देखें कितने प्रकार से बंधक होते हैं, बंधक कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में अगर हम देखें तो 6 प्रकार से बंधक रखा जा सकता है। जब हम 58 ख को देखते हैं तो उसमें सादा बंधक की बात की गई है। अब सादा बंधक को अगर हम कहें कैसे होता है सादा बंधक, तो सादा बंधक में क्या होता है, बंधककर्ता बंधकदार से कोई धन उधार लेता है और उसके बदले में उससे यह करार करता है कि अगर वह उसके द्वारा दिए गए बंधक धन की अदायगी नहीं कर देता है तो बंधकदार को यह हक होगा, यह अधिकार होगा कि वह उसकी बंधक संपत्ति का विक्रय करके अपने द्वारा दिए गए धन की अदायगी कर ले। किंतु यहाँ पर सादा बंधक में बंधकदार द्वारा उस अपनी बंधक संपत्ति का हित अंतरित नहीं किया जाता है, अर्थात उसका कब्जा नहीं अंतरित किया जाता है। इसमें सादा बंधक में बंधककर्ता बंधक संपत्ति को अपने पास ही रखता है, बंधकदार को हस्तांतरित नहीं करता है। ये तो हो गया सादा बंधक। अब अगर हमने दूसरा प्रकार देखना है तो उसमें सशर्त विक्रय द्वारा बंधक की बात की गई है धारा 58 गौ में। 58 गौ को देखते हैं तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में क्या होता है, इसमें लिए गए बंधककर्ता द्वारा जो लिया गया धन है बंधकदार से, तो उसके बदले में यह क्या करता है कि अपनी संपत्ति को विक्रय करता है। प्रकट रूप से अगर हम देखें, प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो यह लगता है कि इसने अपनी संपत्ति का बंधकदाता के पक्ष में, बंधकदार के पक्ष में विक्रय कर दिया है। किंतु उसमें एक शर्त जोड़ देता है। शर्त यह होता है कि आपके द्वारा दिया गया धन उधार अगर हम बंधककर्ता निश्चित तिथि को अदायगी कर देते हैं या फिर अगर अदायगी नहीं कर पाते हैं तो यह जो संपत्ति है आपके क्या हो जाएंगे, आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएंगे। किसमें? बंधकदार में। अगर इसको हम स्पष्ट भाषा में देखें तो यह कहता है, सशर्त द्वारा अंतरण यह कहता है, इसमें बंधककर्ता
बंधकदार से कोई धन उधार लेता है और उसके बदले में अपनी संपत्ति का प्रत्यक्ष रूप से विक्रय करता है, इस शर्त के साथ कि यदि वह निश्चित तिथि को उसके द्वारा दिए गए धन की अदायगी नहीं कर देता है, तो यह जो संपत्ति है उसमें आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी, अर्थात उसका स्वत्व भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो हमने देखा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। अब जो तीसरे प्रकार का बंधक है वह है भोग बंधक, जो सामान्य रूप से अधिकतम उपयोग किया जाने वाला बंधक है। इसमें क्या होता है, इसमें बंधककर्ता बंधकदार से कोई धन उधार लेता है और उसके बदले में उस बंधक धन के प्रतिभूत स्वरूप में क्या करता है, अपनी किसी अचल संपत्ति का कब्जा बंधकदार को देता है और उस जो प्राप्त धन है, जो उधार है, उधार धन के ब्याज के बदले में यह शर्त लगाता है कि आप इस संपत्ति का जो भी अभिलाभ प्राप्त करेंगे आप उसे ब्याज के रूप में रख लेंगे। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें बंधककर्ता जब तक बंधकदार द्वारा दिए गए उधार धन की अदायगी नहीं कर देता है, तब तक बंधकदार उसकी संपत्ति पर कब्जा रखता है और उससे प्राप्त अभिलाभों को भी ब्याज के रूप में अपने पास रख लेता है। तो ये तो हमने देखा भोग बंधक, जो कि 58 घ में दिया हुआ है। अब अगर हम आगे देखें तो हमें मिलता है अंग्रेजी बंधक। अंगों में 58 अंगों में अगर हम देखें तो अंग्रेजी बंधक दिखता है। इसमें अंग्रेजी बंधक में क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है। उनको यह समस्या होती है कि जो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है और अंग्रेजी बंधक है, दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं होता, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ जो अंग्रेजी बंधक में यह होता है कि इसमें कोई व्यक्ति जो क्या है, बंधकदार है, वह पहले ही आत्यांतिक रूप से विक्रय कर दे रहा है, आत्यांतिक रूप से अपने स्वत्व को दे दे रहा है किसको, बंधकदार को, और उसके बदले में क्या कर रहा है, धन उधार ले रहा है और उस पर यह शर्त लगा रहा है कि अगर वह निश्चित तिथि को वह उसके धन की अदायगी कर देता है तो बंधकदार को ये जो संपत्ति आत्यांतिक रूप से निहित ट्रांसफ़र किया गया है उस बंधकदार को रीट्रांसफ़र करना होगा मॉर्गेजर के पक्ष में। अर्थात यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ देखिए मॉर्गेजर क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति का विक्रय आत्यांतिक रूप से कर रहा है, ट्रांसफ़र आत्यांतिक रूप से कर रहा है बंधकदार यानी कि मॉर्गेजी के पक्ष में, और उससे धन ले रहा है और यह शर्त लगा रहा है कि अगर इस जो धन वो प्राप्त कर रहा है उस पर शर्त लगा रहा है कि यह धन अगर मैं निश्चित तिथि को आपको लौटा देता हूँ, अर्थात बंधकदार को, मॉर्गेजी को लौटा देता हूँ, तब मॉर्गेजी का यह दायित्व होगा कि वह मॉर्गेजर द्वारा जो संपत्ति प्राप्त किया है उसे रीट्रांसफ़र कर दें। अब दोनों में अंतर अगर हम देखें तो क्या है, सशर्त द्वारा अंतरण में यह होता था कि उसमें प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यह दिखता था कि विक्रय कर दिया गया है और उसमें यह शर्त लगाई जाती थी कि अगर बंधककर्ता धन की अदायगी निश्चित तिथि को अगर नहीं करता है तो उस कंडीशन में ये जो संपत्ति का विक्रय किया है ये आत्यांतिक रूप से बंधकदार के हक में निहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आत्यांतिक रूप से निहित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया अंग्रेजी बंधक में, और यह शर्त लगा हुआ है यहाँ पे कि अगर निश्चित तिथि को बंधककर्ता बंधकदाता द्वारा दिए गए धन की अदायगी कर देता है तो बंधकदार का यह कर्तव्य होगा कि वह बंधककर्ता द्वारा दिए गए संपत्ति का रीट्रांसफ़र कर दे। तो दोनों में अंतर है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, यह 58 में दिया हुआ है, जिसको हम साम्य बंधक के नाम से भी जानते हैं। साम्य बंधक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि
अक्सर व्यापारियों को, जो कि बिजनेस में लगे हुए लोग होते हैं, अगर वे कागजों में ही उलझे रहेंगे तो उनके पास इतने इस प्रकार के काम होते हैं कि वो अपना काम छोड़ कर के वो न्यायालय और क्या कहते हैं कागजों की कार्यवाही में ही लिप्त रहेंगे, तो व्यापार कब करेंगे। तो इसलिए साम्य बंधक भी इसे कहा जाता है कि उनको इस प्रकार के बंधकों से, इस प्रकार के कागजी कार्यवाहियों से छूट प्रदान करने के लिए इस प्रकार के बंधक की व्यवस्था की गई है। अक्सर यह बंधक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार कुछ ऐसे भी नगरों में इसे लागू कर सकती है जैसा वो चाहती है, जैसा वो निर्दिष्ट करे। इसमें क्या होता है, इसमें बंधकदार के पक्ष में अपने हक विलेखों का या फिर स्वत्व विलेख को क्या करता है, उसका कब्जा परिदत्त कर देता है। और जैसे ही वह बंधककर्ता जो है वह बंधकदार द्वारा दिए गए धन तथा उस पर जो ब्याज है उसका चुकता कर देता है, तो बंधकदार उसके स्वत्व विलेख को क्या कर देता है, उसे पुनः वापस लौटा देता है। तो यह तो हमारा हो गया स्वत्व विलेख या फिर या के अब इसके अलावा अगर हम देखें, छठवां जो बंधक है हमारा, वह है विलक्षण बंधक की बात करता है। अर्थात इसके पहले हम लोगों ने जो 5 प्रकार के बंधक देखे हैं, अगर इन पांचों से भिन्न किसी प्रकार का अगर कोई बंधक किया जाता है तो उसे हम विलक्षण बंधक कहते हैं, जो कि धारा 58(6) में दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।